हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल बम शंकर एकेडमी पर हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर से संबंधित विषय शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के लघु उत्तरी पार्ट 5 लेकर आया हूं। 4 पार्ट मैंने आपको दे दिया है, 5वां पार्ट है। इसके बाद अंतिम और 6वां पार्ट लेकर आऊँगा। इसको पूरा आप अगर पढ़ लेते हैं तो 90% प्लस नंबर आसानी से आप सबके आ जाएंगे। दोस्तों, बम शंकर एकेडमी इस चैनल को आप सब लोग शेयर भी करते रहिए। दोस्तों, आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान का परिचय दीजिए। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। एनसीईआरटी ने प्रारंभ में 4 क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन की स्थापना की थी। अब इन्हें क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन कहा जाता है। वर्तमान में इनकी संख्या 5 है और ये अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलांग में स्थापित हैं। ये अपने क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों से संबंध है। ये साधन संपन्न संस्थान हैं। इसमें 2 वर्षीय बीएड, 4 वर्षीय बीए, बीएड एवं बीएससी बीएड और 1 वर्षीय एमएड पाठ्यक्रम चलते हैं और साथ ही शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर शोध की उत्तम व्यवस्था है। ये सेवारत शिक्षकों के लिए अभिनव पाठ्यक्रम, रिफ्रेशर कोर्स चलाते हैं और शैक्षिक संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं के आयोजन करते हैं। 1995 से इन पर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण और +2 पर व्यवसायीकरण का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में एनसीईआरटी का योगदान बताइए। स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में एनसीईआरटी के निम्न योगदान हैं। एनसीईआरटी के उद्देश्य एवं कार्यों और उसके विभिन्न विभागों एवं संस्थानों के कार्यों से स्पष्ट है कि यह परिषद स्कूली शिक्षा और स्कूली शिक्षा के परीक्षा के क्षेत्र में विशेष सहयोग प्रदान कर रही है। यहाँ इसके स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में योगदान का वर्णन संक्षेप में प्रस्तुत है। पहला पॉइंट है दोस्तों, यह परिषद समय के साथ साथ स्कूल शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन करती है, तदनुकूल उसकी आधारभूत पाठ्यक्रम कोर्स सर्कुलम तैयार करती है। दूसरा है, यह परिषद स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के पाठ्यक्रमों के अनुसार मानक पाठ्य पुस्तकें तैयार करती हैं। तीसरा है, यह परिषद शिक्षण विधियों के क्षेत्र में निरंतर शोध कार्य करती हैं और सेवापूर्व एवं सेवारत शिक्षकों को देश विदेश में विकसित नवीनतम शिक्षण विधियों एवं तकनीकी से अवगत कराती हैं। चौथा है, यह परिषद शिक्षण के लिए नए नए शिक्षण साधनों का विकास करती है और शिक्षकों को उनके प्रयोग में प्रशिक्षित करती है। पांचवा है, यह स्कूल स्तर के मूल्यांकन की नई नई तकनीकी से अवगत कराती है। छठवां है दोस्तों, यह स्कूल स्तर के पाठ्य विषयों के प्रसारण के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करती है और उनके प्रसारण की व्यवस्था करती है। सातवां है, यह जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश हेतु परीक्षा का संपादन करती है। अगला है, यह कक्षा 10वीं उत्तीर्ण छात्रों में से प्रतिभा खोज करती है और इसके हेतु प्रतिभा खोज परीक्षा का संपादन कराती है। नौवां है, यह क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों के माध्यम से सेवा पूर्व और सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करती है। 10वां पॉइंट है दोस्तों, यह पंडित सुंदर लाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भोपाल के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था कराती है। 11वां है, यह स्कूली शिक्षकों को शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन में प्रशिक्षण देती है। अगला पॉइंट है, यह जनसंख्या शिक्षा की पूरी रूपरेखा और उसके उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम तैयार करती है और उसके लिए पाठ्य पुस्तकें भी तैयार कराती है। अगला है, यह पर्यावरण शिक्षा की पूरी रूपरेखा, उसके उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम तैयार करती है और उसके लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार करती है। अगला है दोस्तों, यह समय समय पर सरकार की नीति के अनुसार नए नए प्रयोग करती है। 15वां और अंतिम है, यह स्कूली शिक्षा एवं शिक्षक से संबंधित सूचनाएं एवं आंकड़े एकत्रित करती हैं और उनका प्रसारण करती हैं। एनसीईआरटी शैक्षिक सूचनाओं के संकलन, प्रसार व फैलाव को दृष्टिगत कर 5 पत्रिकाओं का प्रकाशन भी करती है और ये पांचों हैं: इंडियन एजुकेशनल रिव्यू, जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन, स्कूल साइंस, द प्राइमरी टीचर, आधुनिक भारतीय शिक्षा। इसके 5 अंग हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के उद्देश्य एवं कार्य बताइए। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के उद्देश्य एवं कार्य।
निम्न है। पहला है शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के संबंध में केंद्र एवं प्रांतीय सरकारों और यूजीसी विश्वविद्यालयों को सलाह देना। दूसरा है सभी प्रकार के शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के लिए मानदंड निर्धारित करना। तीसरा है सभी प्रकार की शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करना और साथ ही उनके वेतनमान निर्धारित करना। चौथा है सभी प्रकार की शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करना और समय समय पर नए नए पाठ्यक्रम शुरू करना। पांचवा है दोस्तों सभी स्तर के सेवारत शिक्षकों के लिए पुनर्बोधन कार्यक्रमों का निर्माण करना। सभी प्रकार की शिक्षक शिक्षा संस्थाओं में अभ्यर्थियों की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना और उनकी चयन प्रक्रिया के संबंध में सलाह देना। अगला है सभी प्रकार की शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के लिए शिक्षण शुल्क, अन्य शुल्क एवं छात्रवृत्तियों का निर्धारण करना। आठवां है किसी भी प्रकार की नई शिक्षक शिक्षा संस्था को मान्यता देने से पहले उसका निरीक्षण कराना और मानदंड पूरा करने पर मान्यता प्रदान करना। नौवां है सभी प्रकार से शिक्षक शिक्षा संस्थाओं का समय समय पर निरीक्षण कराना, उन्हें सुधार के लिए सुझाव देना और घटिया किस्म की संस्थाओं की मान्यता समाप्त करने की संस्तुति करना। 10वां है दोस्तों शिक्षक शिक्षा से संबंधित सभी पक्षों का सर्वेक्षण कराना और सर्वेक्षण परिणामों को प्रकाशित एवं प्रसारित कराना है। 11वां है देश की सभी शिक्षक शिक्षा संस्थाओं में समन्वय स्थापित करना और किसी भी स्तर की शैक्षिक शिक्षा के प्रसार में संतुलन बनाए रखना होता है। 12वां है दोस्तों शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्य एवं नवाचारों के प्रयोगों को बढ़ावा देना और साथ ही शोध के स्तर को उन्नत करना। 13वां है दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा शिक्षक शिक्षा के संबंध में लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करना होता है। 14वां है शिक्षक शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकना और इसके स्तर मान को बनाए रखना। 15वां एवं अंतिम है शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध स्थापित करना, नई नई जानकारियां प्राप्त करना और उपयोगी तथ्यों का लाभ उठाना होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना कब हुई तथा इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसको हम इग्नू बोलते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1985 में हुई थी। इसका दायित्व देश की शिक्षा व्यवस्था में मुक्त विश्वविद्यालयों को बढ़ावा देना एवं सुदूर शिक्षा प्रणाली प्रारंभ होने के साथ ही ऐसी प्रणाली में समन्वय और मानकों का निर्धारण करता है। विश्वविद्यालय का प्रमुख उद्देश्य जनसंख्या के बड़े भाग तक उच्च शिक्षा की पहुंच का विस्तार करना, सतत शिक्षा के कार्यक्रम आयोजित करना और विशेष लक्षित समूहों जैसे महिलाओं, शारीरिक रूप से विकलांग लोगों तथा पूर्वोत्तर और उड़ीसा के पिछड़े जिलों, पिछड़े एवं पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों, मुख्यतः अनुसूचित जाति एवं जनजाति बहुल क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के विशेष कार्यक्रम प्रारंभ करना होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के उत्तरदायित्व का विवेचन कीजिए। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं परिषद के उत्तरदायित्व। राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषदों की बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं। इनमें से प्रमुख योजना बनाना, प्रायोजित करना, मॉनिटरिंग करना तथा समस्त स्तर के शिक्षकों, अनुदेशकों तथा शिक्षा से संबंधित अन्य कर्मचारियों के सेवाकालीन शिक्षा की आवश्यकताओं, परिवर्तित राष्ट्रीय लक्ष्य स्कूल पाठ्यक्रमों में संशोधन करना, शिक्षक अध्ययन प्रणाली में अतिरिक्त निवेश करना तथा शिक्षकों की अपर्याप्त पृष्ठभूमि आदि जैसे कई अन्य कार्यों को ध्यान में रखना तथा उन स्थितियों में निरंतर सुधार के प्रयास करना है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषदें शिक्षकों की सेवाकालीन शिक्षा हेतु उचित सामग्री भी तैयार करती हैं तथा प्रमुख व्यक्तियों का अनुकूलन करती है तथा कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग और उनका मूल्यांकन भी करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT के कार्यों का वर्णन कीजिए। SCERT के निम्न कार्य हैं। पहला है प्रारंभिक स्तरीय शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कराना होता है। दूसरा है प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, शिक्षक संदर्शिकाओं एवं उपयोगी साहित्य का विकास। तीसरा है दोस्तों शोध, सर्वेक्षण एवं नवाचार कार्यक्रमों का संचालन। चौथा है निजी संस्थानों को BTC NIT प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों हेतु संबद्धता का प्रदान करना होता है।
पांचवा और अंतिम है उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के भाग 7 में धारा 29 के प्रयोजनार्थ शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या एवं मूल्यांकन का निर्धारण करना, अन्य कार्य प्रतिभा खोज प्रतियोगिता पर्यवेक्षण निर्देशन परामर्श इत्यादि देना होता है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के प्रमुख उद्देश्य बताइए, इसको आप लोग करिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज के कार्यों को बताइए। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इसकी स्थापना आचार्य नरेंद्र देव समित की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के तत्वाधान में प्रयागराज में 1947 ईस्वी में की गई है, जो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश की एक इकाई मनोविज्ञान और निर्देशन ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी के रूप में कार्यरत है। मनोविज्ञानशाला प्रयागराज में निदेशक के रूप में प्रांतीय शिक्षा सेवा संवर्ग अधिकारी होता है तथा सहायता व कार्य संचालन हेतु मनोवैज्ञानिक सहायक मनोवैज्ञानिक प्राप्त होते हैं, जो शिक्षा विभाग के प्रवक्ता स्तर के होते हैं, जिन्होंने मनोविज्ञान विषय में ख्याति प्राप्त की है। मनोविज्ञानशाला की स्थापना के कार्य। विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को शैक्षिक, व्यावसायिक तथा वैयक्तिक निर्देशन व परामर्श देना, शिक्षकों को मनोविज्ञान का प्रशिक्षण देकर बच्चों को समझाने की क्षमता का विकास करना, शिक्षकोपयोगी मनोवैज्ञानिक प्रयोग व अनुसंधान करना, शिक्षक प्रशिक्षकों हेतु मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षणों का आयोजन करना, सेवा योजकों का चयन में मनोवैज्ञानिक परामर्श व सहायता देना होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा नियामक प्राधिकारी का परिचय लिखिए तथा इनके कार्यों का परिचय दीजिए। परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। प्रदेश की शिक्षा गुणवत्ता में निरंतर सुधार करने के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश विभाग की स्थापना रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं उत्तर प्रदेश के नाम से 1872 के आसपास हुई थी। वर्ष 1981 में माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड के गठन से पूर्व प्रदेश की समस्त शैक्षिक परीक्षाओं का उत्तरदायित्व इस विभाग का था। गुणवत्ता परक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षित करने हेतु शासन से समय समय पर अनेक संस्थानों एवं प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना की और उनमें प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षु अध्यापकों की परीक्षा का कार्य परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश को दिया गया, जिसका संचालन यथावत आज भी हो रहा है। वर्ष 1981 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना के उपरांत चयनित प्रशिक्षु अध्यापकों की परीक्षा के समस्त कार्यों के लिए इस विभाग का अधिकृत किया गया। अनुभागों के कार्य एवं विवरण। कोष अनुभाग, कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 8 है। कार्य है आय व्यय लेखों का निरीक्षण एवं भुगतान एवं समस्त कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों का संरक्षण एवं प्रविष्टियों का आकलन। गोपनीय विभाग होता है। अभिलेख अनुभाग है। समादेश अनुभाग है। बिल अनुभाग है। एकीकृत अनुभाग है। प्रशिक्षण एक अनुभाग है और प्रशिक्षण 2 अनुभाग होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के किन्हीं 2 विभागों का नाम लिखिए। जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान डाइट के निम्न विभाग हैं, जो हैं सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण विभाग, कार्यानुभव विभाग, जिला संस्थान इकाई, सेवारत कार्यक्रम, क्षेत्रीय संपर्क तथा प्रवर्तन समन्वय विभाग, पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग, शैक्षिक तकनीकी विभाग, नियोजन एवं प्रबंधन विभाग होता है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था डाइट के कार्य बताइए। डाइट के कार्य निम्न हैं। पहला है सेवा पूर्व प्रशिक्षण देना, संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना, सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, ब्लॉक संसाधनों केंद्रों संकुलों को शैक्षिक सहयोग प्रदान करना, न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों संकुलों को शैक्षिक सहयोग प्रदान करना, विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के लिए संस्थागत नियोजन और प्रबंधन का कार्यक्रम संचालित करना, स्थानीय आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षण अधिगम सामग्री विकास, परीक्षण मूल्यांकन आदि के विकास हेतु कार्यशालाओं एवं विचार गोष्ठियों का आयोजन करना,
8वां है सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने में सहयोग करना तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्याय पंचायत संदर्भ केंद्र के दायित्व लिखिए। न्याय पंचायत संदर्भ केंद्र के निम्न दायित्व हैं, जिनमें से पहला है, न्याय पंचायत के सभी स्कूलों में कम से कम 2 बार प्रभावी अध्यापक द्वारा पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया जाएगा। दूसरा है, यह केंद्र पंचायत स्तर पर एवं शिक्षणेतर कार्यानुभवों गतिविधियों का केंद्र होगा। तीसरा है दोस्तों, यह ब्लॉक संसाधन केंद्रों को अधिक प्रभावी बनाने हेतु इसके द्वारा प्रदत्त प्रशिक्षण एवं विद्यालयों प्रभावकारिता का निरीक्षण करके सुझाव व सहयोग प्रदान करेगा। चौथा है दोस्तों, यह शिक्षकों के लिए कार्यशालाओं व गोष्ठियों का आयोजन स्थल होगा। पांचवा है, यह विद्यालय के प्रधानाचार्यों को संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन तथा सूक्ष्म नियोजन में सहयोग एवं परामर्श प्रदान करना है। छठवां है, स्थानीय अधिकारियों जैसे युवक मंगल दल, महिला दल, नेहरू युवा केंद्रों आदि की सक्रिय भागीदारी हेतु बैठकों का आयोजन स्थल पंचायत संदर्भ केंद्र ही होगा। सातवां है, मुक्त शिक्षा समितियों के सदस्यों को बोधात्मक कार्यशाला का आयोजन स्थल न्याय पंचायत संदर्भ केंद्र ही होंगे। आठवां है, अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों के अनुदेशकों तथा पर्यवेक्षकों के लिए यह सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा। नौवां है, स्कूलों के अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के शिक्षण कार्यों में आवश्यकता अनुसार सहयोग प्रदान किया जाएगा। 10वां और अंतिम है दोस्तों, इसका प्रमुख कार्य अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों का पर्यवेक्षण करना भी होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना किस प्रकार हुई। दोस्तों, भारत में प्राथमिक शिक्षा को समुन्नत बनाने हेतु प्राथमिक शिक्षा के गुणात्मक उन्नयन हेतु स्वतंत्रता के पश्चात निरंतर प्रयास किए जाते रहे हैं। बेसिक शिक्षा की मूल्यांकन समिति 1956 ने अनुरोध किया था कि राज्य सरकारें प्राथमिक शिक्षा को बेसिक रूप में बदल दें ताकि इसकी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लें। 10 जुलाई 1972 को एक अध्यादेश द्वारा राज्य सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को सीधे अपने हाथ में ले लिया। इसके तुरंत बाद सरकार ने इस अध्यादेश को कानून का रूप दे दिया। इस एक्ट के अनुसार प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए राज्य स्तर पर बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा परिषद के कार्य बताइए। बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश का संबंध 8वीं कक्षा तक दी जाने वाली शिक्षा से है। बेसिक शिक्षा परिषद का कार्य बेसिक शिक्षा का संगठन करना, अध्यापकों की व्यवस्था करना, बेसिक शिक्षा व्यवस्था का नियंत्रण करना, शैक्षिक कार्यक्रमों की प्रभावी क्रियान्वयन करना आदि शामिल हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के गठन के पश्चात प्राइवेट तथा परिषदीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक के पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें और परीक्षा प्रणाली का निर्धारण परिषद द्वारा ही किया जाता है। इसके महत्वपूर्ण कार्य अंग हैं जो निम्न हैं। पहला है दोस्तों, जूनियर हाई स्कूल तथा बेसिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रदान करना। दूसरा है, शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। तीसरा है, बेसिक स्कूलों, नॉर्मल स्कूलों, बेसिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, राज्य शिक्षा संस्थान आदि का पर्यवेक्षण करना तथा उन पर नियंत्रण करना। चौथा है दोस्तों, राज्य सरकार से अनुदान, आर्थिक सहायता तथा ऋण प्राप्त करना। पांचवा है, शैक्षिक स्तरोन्नयन। छठवां है दोस्तों, जिला एवं नगर बेसिक शिक्षा समितियों द्वारा स्थापित संस्थाओं के लिए स्तर मापक निर्धारण करना होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेसिक शिक्षा अधिनियम में परिषद के किन किन कार्यों का उल्लेख किया जाता है। और यही अंतिम प्रश्न है दोस्तों, बेसिक शिक्षा अधिनियम में परिषद के निम्न कार्यों का उल्लेख है जो निम्न है। पहला है, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए परिषद का कृत्य राज्य में बेसिक शिक्षा तथा उसके लिए अध्यापक प्रशिक्षण दिए जाने को संगठित करना, उसका समन्वय करना तथा उस पर नियंत्रण करना और उसके स्तर को ऊंचा उठाना और उसे राज्य की संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में परस्पर और संबंध करना होगा। दूसरा है, उपधारा 1 के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना परिषद का विशेषतया निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी जो निम्न हैं। बेसिक शिक्षा
और उस हेतु अध्यापक प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण क्रम तथा पुस्तकें चिन्हित करना। अगला है जूनियर हाई स्कूल तथा बेसिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र परीक्षा तथा ऐसी अन्य परीक्षाओं का संचालक करना जिन्हें राज्य सरकार समय समय पर उसे सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अभ्यर्थित करे और परीक्षाओं से उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्रदान करे। अगला है दोस्तों शिक्षण देने तथा परिषद द्वारा संचालित परीक्षाओं में प्रवेश पाने के लिए परीक्षार्थियों को तैयार कराने के प्रयोजन से संस्थाओं को ऐसी शर्त के अधीन जो वह लगाना उचित समझे मान्यता देना और ऐसी मान्यता को वापस लेना या निलंबित करना और ऐसी संस्थाओं का निरीक्षण करना तथा उन पर अधीक्षण रखना। अगला है दोस्तों बेसिक स्कूलों, नॉर्मल स्कूलों, बेसिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र इकाइयों तथा राज्य शिक्षा संस्था का पर्यवेक्षण करना, उन पर नियंत्रण रखना होता है। अगला है किसी जिले में या राज्य में अथवा उसके किसी भाग में बेसिक शिक्षा के विकास प्रसार तथा सुधार एवं उसमें अनुसंधान हेतु योजनाएं तैयार करना। अगला और अंतिम है किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का अर्जन करना, धारण करना या निस्तारण करना और विशेषतया किसी बेसिक स्कूल या नॉर्मल स्कूल के लिए किसी भवन अथवा उपस्कर का दान ऐसी शर्त पर जिन्हें वह उचित समझे स्वीकार करना चाहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।